हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी टॉक। सो गाइज, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अब बस सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 28 मई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और अब इस एग्ज़ाम में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही हमें प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और अब ईयर बाय ईयर प्रीलिम्स इतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है कि इट इज़ ऑब्वियस कि आप उसको अच्छा खासा टाइम दें, काफ़ी सारे मॉक पेपर सॉल्व करें, काफ़ी टाइम रिविजन करें सारे सब्जेक्ट्स को। तो उसी से रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है आज। सो वेरी क्विकली मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ प्रीलिम्स एग्जाम का, जो स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो आप सबको पता ही होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम 2 पेपर्स में लिया जाता है। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है सीसैट का। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर 200 मार्क्स का होता है, लेकिन सीसैट के पेपर में केवल 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन जीएस के पेपर में पासिंग मार्क्स हर साल कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करता है और ये कट ऑफ मार्क्स हर साल यूपीएससी अपने ईयर एंड पे नोटिफाई करती है। लेकिन हर साल लगभग, अगर आप एवरेज समझ सके तो सेफ साइड आप 100 टू 120 मार्क्स का टारगेट रख कर ही चलें, क्योंकि कभी कभी ये टारगेट 100 से नीचे भी आ जाता है और कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस साल। तो हमें हमेशा सेफ साइड लेकर चलना है और सोचना है कि 100 टू 120 का टारगेट करें। और वहीं सीसैट में पासिंग मार्क्स ओनली 33% ऑफ 200 का होता है, दैट इज 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब बात करते हैं 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स 2023 एग्जाम। नॉट रियली प्रिपरेशन, आई वुड से इट्स अ रिविजन स्ट्रैटेजी। मतलब 5 मंथ्स रिविजन स्ट्रैटेजी और 5 मंथ्स टाइम टेबल फॉर प्रीलिम्स 2023 एग्जाम आप कह सकते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये स्ट्रैटेजी या टाइम टेबल आप अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से। और ये इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं 2-3 साल के पेपर एनालिसिस करने से पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं यूपीएससी ने इन रीसेंट ईयर्स। इसलिए मैंने सोचा है कि पास्ट 5 ईयर्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर, जो रीसेंट 5 ईयर्स हैं उसके भी पेपर एनालिसिस करके मैं डालूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 4 से 5 महीने रिवीजन के लिए देने ही चाहिए, जब अगर आप अपना फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो तो, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और ईयर बाय ईयर प्रीलिम्स पेपर टफ होता ही जा रहा है। सो अब हम आज के वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 5 मंथ्स टाइम टेबल फॉर प्रीलिम्स 2023 एग्जाम। मेनली आप सबको पता ही होगा कि प्रीलिम्स के जीएस पेपर के एग्जाम में टोटल 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। अब हम इनको मंथ वाइज डिवाइड करके रिविजन के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे। हमारे पास 5 महीने हैं और 7 सब्जेक्ट्स है, तो किसी सब्जेक्ट में कम टाइम अलॉट करूँगी मैं, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम अलॉट करूँगी। बट अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगता है तो आप उसके लिए अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बना सकते हैं। अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप टाइम को घटा या बढ़ा सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो उसको अगर आप डेट वाइज ब्रेक कर लें तो बहुत इजी हो जाता है उसका रिवीजन करना। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक रोड मैप आपका तैयार हो जाता है कि आपको कितने दिन में क्या कंप्लीट करना है। तो आप बहुत ज़्यादा पजल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं हो जाता आपका कि अब मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो इसीलिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए, मुझे लगता है। जब आपके प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए एक प्लान होगा आपके पास तो आप हमेशा एक फ़्लो में चलोगे, आप एक डायरेक्शन में काम करोगे कि मुझे अभी ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है। अभी उसके बाद आप उस समय किसी और सब्जेक्ट के बारे में ना सोचें। सो आप अभी जब भी आप शेड्यूल बनाएं उस शेड्यूल पे स्टिक रहें। अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं ये ऐसे कंप्लीट करूँगा, वो ऐसे कंप्लीट करूँगा, और अगर आप उस पर स्टिक नहीं रह रहे हो, कुछ दिनों बाद आपकी शेड्यूल चेंज हो जा रही है या फिर आप उसको फॉलो नहीं किया आपने जो
कल की पढ़ाई छूट गई तो आप दूसरे दिन सोचोगे कि अब तो मेरा शेड्यूल फॉलो ही नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा मेहनत स्टूडेंट्स को यही करनी होती है कि अपना शेड्यूल फॉलो करना। इसलिए बस कुछ भी करके, आंख बंद करके अपने शेड्यूल को फॉलो करना सीखिए, अपने शेड्यूल पे स्टिक रहना सीखिए। तो शेड्यूल बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप सबने एक बार या 2 बार इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा अपने बेसिक बुक्स से। जो भी प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स बताई जाती है, अब उसके रिवीजन करने का टाइम है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स भी बनाए होंगे उन बुक्स से, तो काफ़ी इजी हो जाता है रिवीजन करना। बट अगर आप बुक से भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुक में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको मार्क तो ज़रूर करते हैं, तो आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से। तो ये एक रफली जो मैं डेट्स बता रही हूँ वो पहले आप समझ लो कि मैं किस हिसाब से डेट बता रही हूँ। ठीक है, जैसे 1 से 15 जनवरी तक आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते। फिर 15 से 30 तारीख तक आप ज्योग्राफी रख सकते हैं। उसके बाद फरवरी के पूरे 28 दिन आप हिस्ट्री के लिए डेडिकेट कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी सारे सब डिवीजन है, जैसे एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो आपको 1 महीना रिवीजन में भी लग जाएगा हिस्ट्री का। सो आप हिस्ट्री के लिए 1 मंथ डेडिकेट कीजिए, दैट इज़ फरवरी। उसके बाद मार्च में फर्स्ट 15 डेज आप इकोनॉमिक्स के लिए रखिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारे पास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इकोनॉमिक सर्वे के समरी रहती है, बजट की समरी रहती है। तो उस 15 दिनों में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कुछ दिन तक तो आप अपने बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी समरी या फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ सकते हैं। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 दिनों में। नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च आप इन्वायरमेंट रख सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया मार्च तक। बचे 2 सब्जेक्ट जो साइंस एंड टेक है और करंट अफेयर्स है। तो साइंस एंड टेक और करंट अफेयर साथ साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक में मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो न्यूज़ में रहती है चीज़ें, इनोवेशंस की, टेक्नोलॉजी की, वही सब चीज़ें उठाकर वो प्रीलिम्स में पूछते हैं। कुछ ऐसे बेसिक पूछेंगे तो बहुत बेसिक साइंस की चीज़ें आप बता भी सकते हैं इजीली, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप चाहें भी बुक पढ़ना तो अप्रैल के मंथ में 30 डेज आप उसमें बीच में टाइम निकाल के साइंस एंड टेक की बुक पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अप्रैल के 30 डेज आप करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए रखिए। फुल टाइम करंट अफेयर पढ़िए और कुछ नहीं। कैसे? अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक की जितनी भी करंट अफेयर्स बुकलेट है वो आप पढ़ सकते हैं। प्लस उस समय जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो समरी निकलती है करंट अफेयर्स की, जैसे प्रीलिम्स 365 या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की समरी और निकलती है, तो आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी भी उस टाइम पे पढ़ सकते हैं, जो पूरे 1 साल के करंट अफेयर को कवर करता है। और आपने भी कुछ करंट अफेयर बुकलेट फॉलो कर रखे होंगे जिसमें मार्क कर रखा होगा आपने, तो वो आप इसमें रिविजन में ला सकते हैं इस 1 महीने में। और ट्रस्ट में 1 महीना लग जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स को कम टाइम दिया है, करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो आप पेपर एनालाइज कीजिए 5 साल पहले का। जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं क्वेश्चन, वो भी करंट अफेयर्स से ही रिलेट करके स्टैटिक से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए 1 महीने का टाइम ज़रूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद जो मई मंथ में आपके पास 25 दिन होंगे, उन 25 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देंगे, मॉक टेस्ट की ही रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट ही प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आप जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो आपका ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स आपने कर रखा है वो सबके रिवीजन भी होते जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट दिया उसके बाद आपने शाम में उसको एनालाइज किया, सारा चीज़ मैच किया वापस, तो ये सारी चीज़ें जब एनालाइज करेंगे तो वापस से आपकी वो सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मई के महीने में आपकी सारी चीज़ें एक बार और रिवाइज हो जाएगी मॉक टेस्ट के साथ साथ ही। तो गाइज मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में कि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इतनी जल्दी 15 दिन में पॉलिटी, 15 दिन में ज्योग्राफी एटसेट्रा, ये सब ऐसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। ये बहुत ही रैंडम और बहुत ही हाइप्ड शेड्यूल है जो कोई फॉलो नहीं कर सकता। 15 दिन में पॉलिटी नहीं कंप्लीट की जा सकती, 15 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं की जा सकती, इस तरह से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था। तो मैं ये बता दूँ कि आपके पास टाइम कहाँ है, आप मुझे दिखाओ इस शेड्यूल में कि क्या आपके पास और टाइम है। अगर मैं पॉलिटी को 1 महीना दूँ, ज्योग्राफी को 1 महीना दूँ, तो क्या आप 5 महीने में प्रीलिम्स की रिवीजन कर पाएंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 3 मंथ्स में भी प्रिपेयर कर लेते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा होता है, उन्हें प्रिपेयर नहीं करना होता वापस से, उनको बस रिवाइज करना होता है। तो ये शेड्यूल भी मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए ही बताया है जो पहले से कम 1 या 2 बार तो एटलीस्ट बुक को पढ़ रखा होगा, जिन्होंने मार्किंग कर रखी होगी कि मुझे किस किस पार्ट को दोबारा रिवाइज करना है। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है,
क्योंकि प्रीलिम्स सामने आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम की डिमांड नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम ही टाइम का है, जिसने टाइम पे ही सब कुछ कर लिया वही क्लियर कर सकता है, और जो टाइम पे फंस कर रह गया, जिसको और ज़्यादा टाइम चाहिए, वो कर नहीं पाता है। अब जो भी शेड्यूल मैंने आपको बताया है, इसका ब्रेकअप भी मैंने कर रखा है, अगर आपको वो भी हेल्पफुल लगे तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हो। तो इसकी डिटेल में बात करें कि 15 दिन में आप ये रिविजन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, जो 1 से 15 जनवरी तक आपको कंप्लीट करनी है। तो 1 और 2 जनवरी का डेट आप रखेंगे पार्ट 7, 8 और 9 की रिवीजन के लिए, ठीक है। 7 और 8 कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बहुत इजीली आप 2 दिन में इन दोनों टॉपिक को कर सकते हैं। 9th पार्ट में भी 1-2 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो आपके 2 दिन में इजीली ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, मतलब मैं आपको 5 दिन दे रही हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिवीजन के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है, जो भी टॉपिक लंबे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स लंबे हैं, उसको पहले छोड़ दो, आप पहले सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो रिवाइज। 2 के भी छोटे छोटे सारे टॉपिक्स कर लो, और जो लेंदी वाले हैं उनको बाकी 2-3 दिन के लिए लास्ट के लिए रखो और अच्छे से रिवाइज करो। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको एक साथ लास्ट के 6 और 7 तारीख को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 दिन में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 करना है। पार्ट 3 और पार्ट 4 कैसे करना है, पॉलिटी की जो भी टॉपिक्स है ना, कैसे करने हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 45 डेज कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है, बट अभी आपको रिविजन करना है, इसीलिए मैं यहाँ शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में दोनों सेम टॉपिक है, मतलब प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटसेट्रा, उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटसेट्रा। तो जो प्रेसिडेंट का है सेम वही चीज़ कुछ कुछ चेंजेस करके गवर्नर का होता है। तो आपको बहुत इजीली 6 दिन में पार्ट 3 और पार्ट 4 आराम से हो जाएगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 को मैंने 14 और 15 तारीख के लिए रखा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, 2 दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पॉलिटी यानी लक्ष्मीकांत का टोटल रिविजन स्ट्रेटेजी। अब अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, 15 दिन का टाइम है। तो दोनों जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, क्लास 11 और क्लास 12 की, पार्ट 1 और 2, उन दोनों को आप 7-7 दिन के लिए डिवाइड कर लो और उसको कंप्लीट करो। सिंपल, क्योंकि ज्योग्राफी आपने पहले पढ़ा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप उसको 7 दिन में इजीली कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है अच्छे से और अभी आप चाह रहे हो कि रिवीजन हो जाए, तो ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इतने कम दिनों में उसकी रिवीजन नहीं हो सकती। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो 7 दिन काफी है ज्योग्राफी की रिवीजन के लिए, वो भी एनसीईआरटी बुक से। अब बात करते हैं फरवरी मंथ, जो हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। तो हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं, एंशिएंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा बहुत मेडिवल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसे रिसेंटली यूपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन पूछना। तो 1 से 6 तारीख तक आप एंशिएंट पढ़ लें, मेरे ख्याल से 5 दिन में हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन गेट इट डन इन 6 डेज। देन 7 to 20th 14 दिन, 14 से 15 दिन आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आपको दोनों एक ही बुक में मिल जाता है, तो आप इजीली उस बुक को रिवीजन करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया की मोटी सी बुक रहती है, उसको भी आप 6 दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं रिवाइज करके, और जो भी आर्ट एंड कल्चर जहां से भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के लिए 6 दिन काफी है। 27 और 28 2 दिन जो आपके पास बचते हैं, उसमें आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का ब्रेकअप हो गया। एंड देन मार्च में आपको मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है फर्स्ट 15 डेज, तो उसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आप बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े, जहां से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उस बुक को रिवाइज करें, सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उस हिसाब से। और जब नेक्स्ट वीक आएगा मार्च का, तो उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का समरी होता है, उससे पढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो अब चलते हैं मार्च का जो अगला 2 वीक है 16 to 31, उसमें आप इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए बहुत से लोग अलग अलग बुक पढ़ते हैं, कोई शंकर आईएएस, कोई बायोलॉजी की वो 4 जो लास्ट की चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी है वो उसको जो पढ़ रखा है पहले उसी को रिवाइज करें, कुछ भी नया मत टच करें, क्योंकि अब नया कुछ भी पढ़ने का टाइम है नहीं। तो जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करें, सिर्फ एक ही बुक से पढ़ें, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए जो बुक आपकी है वो 15 दिन काफ़ी है, आप आराम से बैठ के रिवाइज करते रहें, उसी बुक को बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट के लिए कम टाइम अलॉट करना या बहुत कम पढ़ना भी ठीक नहीं है। अब आता है अप्रैल मंथ, जिसको करंट अफेयर के लिए हमने रखा था। तो अब सारे करंट अफेयर्स के बुकलेट जो आपने मार्क कर रखे हैं उसको रिवाइज करें, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी लेकर, जो करंट अफेयर्स की समरी आती है
PT 365, इस तरह से जो भी आती है अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक काफी डिटेल में अटैच किया रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अप्रैल में आपको एक काम और करना है कि अप्रैल में ही आप सीसैट की भी प्रिपरेशन करें। सीसैट को भी हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो गई और सीसैट की हुई नहीं है और सीसैट आपने बड़े हल्के में ले रखा है और वहां जाके एग्जाम में सीसैट में ही आप पास नहीं हुए। ये भी नहीं होना चाहिए। सीसैट में पास होना बहुत जरूरी है। 66 से प्लस मार्क्स लाने बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपकी जीएस की कॉपी चेक भी होती है, अदरवाइज चेक ही नहीं करते वो। सीसैट में पढ़ना क्या होता है, इंग्लिश और मैथ्स, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। और सीसैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उससे भी डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं मई के मंथ की, जिसमें एग्जाम है। तो मई में सिर्फ आपको जो 25 दिन बचते हैं उसमें मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट ही देना है। काफी सारे टेस्ट दीजिए, 60-70 कम से कम मॉक टेस्ट दीजिए और कुछ भी नया मत पढ़िए। इस समय आपको कोई नया न्यूज भी नहीं पढ़ना है, मैं तो ये बोलूंगी आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, जो गलत हो रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द 5 मंथ्स डिटेल्ड स्ट्रेटजी। मैंने काफी डिविजन भी दिया सब्जेक्ट्स का, सो दैट कि आपको ईजी हो जाए उस पे स्टिक रहना, उसको समझना कि किस तरह से एक पाथ फॉलो करके कंप्लीट करना है। और आप देखिए कि मैंने कहीं पे भी आपको कम टाइम नहीं दिया है रिवीजन करने का। रेस्ट इज अप टू यू, द हार्ड वर्क इज ऑन यू, सो गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।